हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 19 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला समाचार है नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का 9 महीने बाद वापस जो है धरती पर सकुशल आना हुआ है। आज सुबह सुबह 3 बजे भारतीय समय के अनुसार 3 बजे वो वहां पे आई हैं और उनके साथ एक और विलियम उनके अंतरिक्ष यात्री थे जो कहीं ना कहीं जो 8 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पे गए थे, अंतरिक्ष स्टेशन के 8 दिन की यात्रा पे गए थे और उनके आने में 9 महीने का समय लग गया। तो इसको पूरा समझेंगे। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो समय लगा, यानी 8 दिन की यात्रा 9 महीने तक जो करनी पड़ी, उससे हम शोधकर्ताओं को, अंतरिक्ष शोधकर्ताओं को भविष्य के लिए कुछ सकारात्मक चीजें या कहते हैं आपदा में अवसर भी ये हो सकता है, तो उसको समझेंगे। दूसरा है इजराइल द्वारा कल गाजा में फिर से हवाई हमले, यानी जो गाजा में युद्ध विराम था, समझौता चालू था, जो है जनवरी में हुआ था और मार्च तक चला, उसके अगले चरण में आगे बढ़ने के पहले जो है इजराइल द्वारा जो है फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए गए हैं और जिसमें माना जा रहा है कि 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा घायल है। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तीसरा समाचार है वो ये है कि जैसे आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार को लेकर बात चली रही है, व्यापार वार न करें बल्कि व्यापार वार्ता चल रही है। उसमें से एक मुद्दा जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो एग्रीकल्चर का मुद्दा है, कृषि में मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि मुद्दे को खोले। लेकिन वहां पे हम देखना होगा कि अमेरिका द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली सहायता कैसे वो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, उसको हम समझेंगे अपने तीसरे समाचार में। ठीक है, तीसरे न्यूज के माध्यम से। चलिए पहले देखते हैं। देखिए, ये सुनीता विलियम्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा है जब वो ड्रैगन एक्स स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल, यानी जो कि स्पेस एक्स का जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए कैप्सूल है, जब उससे उतर रही थी तो उनको जब सहायक प्रणाली पर लगाया गया है तो वो मुस्कुरा रही थी। और यह इनकी जो यात्रा है ये 9 महीने बाद लगभग 9 महीने बाद वो अंतरिक्ष स्टेशन से या अंतरिक्ष से धरती पर वापस आई हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने इतनी लंबी अंतरिक्ष में रुका नहीं है। सबसे ज्यादा तो रुकने का रिकॉर्ड 1 साल से ज्यादा का है, रूस के अंतरिक्ष यात्री का है, वो 400 दिन से ज्यादा का है। कई लोग और भी रुक चुके हैं, लेकिन ये या इनके जो साथी विलियम्स हैं वो इनका रुकना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये अनशेड्यूल था। ये उतने दिनों के लिए वहां पे तैयार होके नहीं गई थी, ये मात्र 8 दिन की यात्रा पर गई थी, जबकि इनको रुकना 9 महीने का पड़ गया। तो ऐसे में कई सारे ऐसे अध्ययन इनके अनुभव से मिल सकता है जो भविष्य में चंद्र आदि मिशनों पर, जो चंद्रमा पे बस्ती आदि बसाने के लिए है, उसके लिए वो एक कह सकती हो कि एक अवसर के रूप में इनका और इनके सहयोगी का अनुभव हमें मिल सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, अंतरिक्ष में 9 महीने के कठिन समय बिताने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता, इनको सुन्नी कहा जाता है, सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। और ऐसे में इनके अंतरिक्ष यात्रा के अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन की जो इनकी अनियोजित यात्रा है उसका अंत हो गया। अनियोजित यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गए थे जो है सिर्फ 8 दिनों के लिए और इनको रुकना पड़ा 9 महीने के लिए। और ये आए कैसे हैं? स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, इसने जो है कल यानी 18 तारीख को वहां से ISS से या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसने अनडॉकिंग की और 17 घंटे बाद फ्लोरिडा के खाड़ी में वो स्प्लेश डाउन यानी पानी के सतह पे वो उतरा, जहां से इनको बाहर निकाला गया, जिसमें से एक तस्वीर देखी गई। तो ये थे बिलमोर, थे 2 और अंतरिक्ष यात्री थे जिनको वो क्रू ड्रैगन जो है अपने साथ लेकर आया है। अगर हम देखें कि मूल रूप से यह नियमित 8 दिवसीय मिशन के रूप में योजना बनाई गई थी, लेकिन उनकी यात्रा तकनीकी खराबी के कारण अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी और उनके अंतरिक्ष यान को सुरक्षित वापस करने से रोक दिया गया था। इसके कारण वो लंबे समय तक अंतरिक्ष में ही फंसी रही थी। क्यों फंसे थे? तो देखिए, ये जो लोग 2 गए थे, बिलमोर गए थे या सुनीता विलियम्स गई थी, ये दोनों अनुभवी थे, अच्छे अपने 60 के दशक में हैं। इनकी जो यात्रा थी वो बोइंग का एक जो है स्टारलाइनर मिशन है, यानी जैसे स्पेसएक्स का क्रू मिशन है, उसी तरह से बोइंग भी अपना काम कर रहा है। उसका प्रेक्षण था, यानी उसके प्रायोगिक चरण के रूप में ये दोनों लोग यात्रा किए थे और 8 दिवसीय मिशन था कि इसके बाद वहां से वापस आना था। लेकिन उस दौरान ही वहां के प्रणोदन प्रणाली में और डॉकिंग सिस्टम में खराबी आ जाने के कारण जो है
ये इनको वहां पे रुकना पड़ गया और फिर बार बार खराबी आती गई और अंततः जो है स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके क्रू ड्रैगन रॉकेट द्वारा जो है ये 2 यात्री और इनके साथ जो है 2 और अंतरिक्ष यात्री, इसमें एक रूस के भी हैं, वह वापस सकुशल लौट आए हैं। अब यह प्रश्न है कि इन्होंने इस विस्तारित मिशन के दौरान क्या किया। भाई अब वो गए तो थे 8 दिन के लिए, लेकिन जब उनको 9 महीने रुकना गया तो उस दौरान उन्होंने क्या किया, तो उस दौरान उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, महत्वपूर्ण प्रयोग किए, और जो वहां पे पहले से रह रहे लोग थे उनके कामों में भी मदद की, साथ साथ कुछ प्रयोग किए, जैसे पौधों का जल प्रबंधन का देखा, सब्जी उत्पादन प्रणाली देखा, अंतरिक्ष चिकित्सा के बारे में, रोबोटिक्स और जीवन सहायक प्रणाली में। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अनुभव ने लंबी अवधि के मिशनों की चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है, क्योंकि नासा या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य में इस तरह के अन्वेषण करना चाह रहे हैं, चंद्रमा पर बस्तियां बसाना चाह रहे हैं, मंगल पर बस्तियां बसाना चाह रहे हैं, जिसमें लंबे समय तक रहना हो सकता है और वो भी अनशेड्यूल रहना हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये अनुभव ये दे सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये घटना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या आपदा में अवसर हो सकती है, क्योंकि गए थे 8 दिन के लिए, 8 दिन या आप कह सकते हो 8 दिन के लिए अगर कोई गया है और उसको 9 महीने तक वहां रुकना होगा, तो जाहिर सी बात है जो भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाना इतना आसान नहीं होता, जीरो ग्रेविटी, वो कई सारे आपके शरीर पे कई सारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हड्डियों पे, मस्तिष्क पे बहुत सारा पड़ता है, और उसके लिए जितना दिन का शेड्यूल रहता है उसके अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया जाता है। काफी लंबे समय, जैसे जिसको 8 दिन रहना है उसको मान लिया तैयार किया गया होगा कि चलो भाई 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक रहने के लिए उनकी तैयारी की गई, उनके फिजिकल जो है चेक किया गया होगा, लेकिन इतने दिनों के लिए तो उनकी तैयारी नहीं की गई थी जितने दिनों तक वो रहे। तो ऐसे में हमें बहुत कुछ, उन्होंने जो अंतरिक्ष में उनका जो अनुभव रहा कि अनशेड्यूल अगर लंबे यात्रा रहती है तो शरीर कैसा, एक बार आप तैयार होकर कोई जाते हैं और एक बार अनप्रिपेयर्ड तरीके से आप रहते हैं, जिसमें आपकी मानसिक स्थिति, आपको नहीं पता कि आप कब वापस लौटेंगे, उस तरह से आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, आपका शरीर कैसे काम करता है, आपका बिहेवियर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें इनके द्वारा हमें देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए इन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला था। और यह इनका अनुभव जो है शोधकर्ताओं को मेन जो बात है कि अंतरिक्ष में फंसे रहने के मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी अध्ययन करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पृथ्वी पर वापसी अनिश्चित थी। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य प्रभाव लंबे समय तक हुआ अनप्रिपेयर्ड होने का, ये सारी चीजें तो इसमें हो सकती है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 9 महीने इनका रुकना सबसे लंबे समय तक के लिए नहीं है, इससे भी ज्यादा लंबे समय तक प्लान्ड वे में अंतरिक्ष यात्री रुके हैं, लेकिन इनका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अनप्लान्ड थे, गए थे 8 दिन के लिए, रुकना पड़ा 9 महीने के लिए। तो ऐसे में जो इनका अनुभव है कि अनप्लान्ड तरीके से भी कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इससे सीखा जा सकता है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया समय का आंकड़ा क्या क्या है। तो देखिए इनके द्वारा, इन दोनों जो लोग हैं सुनीता विलियम्स और विलमोर जो है, सुनीता विलियम्स की हम बार बार चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, तो हमारा उनसे ज्यादा जो है जुड़ाव है, क्योंकि इसी तरह की एक यात्रा में हमने अपने भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को खो दिया था, तो थोड़ा सा जो है ये डर तो लगा ही रहता है। खैर, इन्होंने 9 महीने से ज्यादा समय यानी 286 दिन बिताए थे और वापस आ गए थे, और इनसे ज्यादा और भी बहुत सारे अमेरिका और रूस के कई सारे अंतरिक्ष यात्री हैं जो इनसे ज्यादा समय तक समय बिताए हैं। जैसे सोवियत अंतरिक्ष यात्री वैलेरी पालाकोव हैं, ये एक बार में, एक समय में, यानी एक बार गए और उसके बाद वापस आए, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। ये जनवरी 1994 से मार्च 1995 के बीच मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर 438 दिन तक ये बिताए थे। मीर अंतरिक्ष स्टेशन जो आज अंतरिक्ष स्टेशन है इसका पूर्ववर्ती था, यानी मीर अंतरिक्ष स्टेशन के बाद इंटरनेशनल जो है स्पेस स्टेशन बना है, तो वहां पे ये 438 दिन तक लगातार रहे थे, यानी 1 साल से ज्यादा समय तक ये लगातार रहे थे। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत है। दूसरा है, जैसे अगर अमेरिकी देखो, ये तो रूसी थे, दूसरा अगर अमेरिकी हम देखा जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो, ये इन्होंने ISS में 371 दिन बिताए हैं, यानी ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रूस का एक टाइम का है जो 438 है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के लिए देखेंगे तो ये 371 है। एक और रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, वो 374 दिन तक लगातार रहे हैं। तो ये आंकड़ा है। और सबसे लंबे समय तक देखा जाए तो एक है रूस के ओलेग कोनोनेको,
ये अब तक अंतरिक्ष में कई सारे मिशनों के दौरान लगभग 5 यात्राएं किए हैं और इन्होंने 1111 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। यानी अगर देखा जाए 5 से भाग दिया जाए तो 220 का एवरेज दिन इनका अंतरिक्ष में आया है, जिसमें से अंतिम यात्रा जो उन्होंने सबसे लंबी की थी वो 374 दिनों की थी। यानी 374 दिन बाद ये पृथ्वी पर लौटे थे। तो यानी रूस, अगर देखा जाए तो एक बार में अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा बिताए समय जो है वो रूस के ही 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। अमेरिका का जो है तीसरे वो आता है वो 371 दिन का है, और ओवरऑल भी सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड यही रूस के ओलेग कोनेको के ही पास है। सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रुकने का, यानी एक बार में नहीं अलग अलग बार में रुकने का रिकॉर्ड जो है महिला है वो अमेरिका की पैगी विटसन है, जो 675 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो ये सारी चीजें आंकड़े हैं और ये बता रहा है कि ऐसा नहीं कि सुनीता विलियम्स या बिली मूर जो गए हैं, बैरी जो गए हैं वो सबसे लंबे समय तक ऐसा रहा नहीं है। हाँ, बस ये गए थे 10 दिन के लिए, इनको रहना पड़ा 286 दिन के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो 27-28 गुना ज्यादा आपको अपनी प्लान्ड शेड्यूल से रहना पड़ता है। वो क्या आपके शरीर पे, और ये भी है निश्चित नहीं कि वापस कब कैसे लौटेंगे, क्या लौटेंगे, वो सारी चीजें जो आपके मस्तिष्क पर, आपके मनोविज्ञान पर, आपके शरीर पे जो प्रभाव डालता है, उसके अध्ययन के जरिए हम भविष्य में अगर ऐसी कोई अंतरिक्ष के हम जो प्लान कर रहे हैं जो अनशेड्यूल्ड है, उसके लिए हमें काफी कुछ इनपुट मिल सकता है। इसीलिए इस घटना को, दुर्घटना को भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या आपदा में अवसर कहा जा रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा समाचार है वो ये है कि इजराइल द्वारा गाजा युद्ध विराम समझौते से हटते हुए पुनः जो है अपनी कार्रवाई जो है गाजा में शुरू कर दी गई है। हवाई कार्रवाई की गई है कल 18 मार्च को, और उसमें कम से कम जो गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखा जाए तो जो बिडेन प्रशासन और ट्रंप आने के पहले ही वो शांति वार्ता या गाजा में युद्ध विराम को लेकर दबाव बनाए थे, जिसके वजह से इजराइल ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इजराइल और हमास ने जनवरी में हस्ताक्षर हुआ था। इसके बाद ये 6 सप्ताह के लिए ये लागू रहा। उस दौरान इजराइल ने जो है करीब 1800 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जो उसके जेलों में, विभिन्न जेलों में बंद थे। उनमें से कई सारे उम्र कैद की सजा पाए हुए घातक, मतलब कह सकते हो कि गंभीर रूप से जो है मतलब गंभीर अपराधी थे जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई थी आतंकवाद की। बदले में हमास ने भी 25 बंधकों को और 4 लोगों के शव लौटाए थे। इसके बावजूद भी जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए लोग थे, अमेरिका और इजराइल बार बार कह रहा था कि उनको लौटा दो, नहीं तो फिर आगे की वार्ता तभी होगी। और हमास जो है कहीं ना कहीं उसमें रिलक्टेंसी दिखा रहा था और कह रहा था कि बात ये नहीं हुई थी। और अंततः इजराइल ने प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में कि अब युद्ध के, कहता है नहीं, आग के दौरान, आग बरसने के दौरान ही शांति वार्ता हो सकती है, इसको लेकर इजराइल ने पुनः जो है गाजा पर हमला शुरू कर दिया है। इसकी कई अपने अपने लोगों द्वारा, जैसे जो इसके फेवर में है वो सकारात्मक देंगे, जो नहीं है उसके नकारात्मक देंगे। और जो 7 अक्टूबर 2023 की दुखद घटना, आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद जो 15 महीने के बाद थोड़ा शांति मिली थी, उसमें फिर से जो है हिंसक घटनाएं शुरू हो गई हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, युद्ध विराम वार्ता शुरू होने के लगभग 2 महीने बाद इजराइल ने 18 मार्च की सुबह गाजा पट्टी पर बड़े हवाई हमले कर दिए हैं और जो है युद्ध को फिर से शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय 400 से ज्यादा मरे हैं, 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। और ये जो कई हफ्तों से चले आ रही, जो 15 महीनों चली आ रही जो वार्ता थी, उसके बाद जो 15 महीने के बाद युद्ध विराम रुका था, उसका एक तरह से कह सकते हो उसको निष्फल बनाने वाली ये प्रक्रिया है। और गाजा युद्ध की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कई तरह का दबावों का सामना करना पड़ रहा था। क्या दबाव था? यहाँ पे उनका ये है कि जबकि वो बंधक बनाए गए थे, उनके परिवारों का दबाव है कि वो हमास के साथ शांति वार्ता कर ले और बंधकों को सकुशल रिहाई कराया जा सके। जबकि जो दक्षिणपंथी खेमा है या जो कह सकते उग्र राष्ट्रवादी खेमा है, वो ये चाहता था कि हमास के साथ कोई भी समझौता न किया जाए, बल्कि उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, ताकि इस तरह के 7 अक्टूबर की तरह की घटनाएं, 2023 की 7 अक्टूबर 2023 तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो ये दो उनको प्रेशर उनके ऊपर था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेशर था काफी कुछ बुलाने का लेकर। लेकिन देखा ये गया, मैं इसको थोड़ा बता दूं, देखा ये गया कि जब ट्रंप भी चाहते थे कि सकुशल वापसी आ जाए, जब वो युद्ध को, बंधकों को हमास द्वारा छोड़ा गया, उस दौरान ये देखा गया कि हमास ने जिस तरह से छोड़ने के दौरान अपना प्रोपेगेंडा चलाया, जिस तरह से उसको लेकर
फलस्तीन में या गाजा में उसको लेकर जुलूस की गई, जिस तरह से उसे प्रदर्शित किया गया, या जिस कंडीशन में बंधक पाए गए, कईयों की तो स्थिति है कि वो जो करीब 1.5 साल 15 महीने बिताने के बावजूद लग रहा है कि अपने जीवन के उन्होंने दसियों साल खो दिए हैं, यानी बहुत ही खराब स्थिति में है। और बाद में ये भी पता चलने लगा है कि अब बहुत ज्यादा बंधक बचे भी नहीं है, और जो बचे भी हैं वो ऐसी इतनी खराब स्थिति में है, पूछे नहीं। इसको देखकर ट्रंप भी काफी क्रोधित हैं, और उन्होंने एक वार्निंग भी दी थी कि अब सारे बंधकों को छोड़ दो, फिर आगे की वार्ता करो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और वही चीज हुआ, हमास ने बात नहीं मानी और अंततः जो है इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तो वही है, युद्ध विराम समझौते में पहले क्या गया था, देखिए इसके जरिए जो चाहा था कि पहले चरण के दौरान, ये 3 चरणीय समझौता था। जो पहला चरण था वो 19 जनवरी से 1 मार्च तक चला। इसमें क्या करना था कि हमास को जितनी कैदी छोड़ने थे तो उसके आधे, यानी उसमें जो महिला आदि हैं उनको छोड़ना था, उसके बदले में 30 से लेकर 50 कैदी फलस्तीन को छोड़ना था, इनको बंधक छोड़ना था, उनको कैदी छोड़ना था, और इस तरह से 1800 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 25 इजरायली बंधक और 8 अन्य लोगों के 100 मिले। उसमें से एक महिला और 2 बच्चे का जो 100 मिला, वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि उन 2 बच्चों को हाथों से उनका गला दबा के मारा गया था, और ये बताया गया है कि इतनी विभत्स तरीके से उनकी हत्या की गई। इसके बाद कहीं ना कहीं जो अमेरिका में ट्रंप समर्थक थे उनके भी मन में ये गुस्सा है, और इजराइल में भी जो हमास के विरोधी या जो दक्षिणपंथी खेमा है उनके, हाँ कुछ लोग अभी हैं जिनके परिवार के लोग वहां पे हैं, उनका ये मत है कि नहीं, इनको छोड़ना चाहिए, बंधकों से बात करना चाहिए, क्योंकि भाई किसी के भी परिवार के लोग वहां होंगे तो ये बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो विभत्स, वो 2 बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों, कोई 2 साल का था, एक साल भर का था, इन बच्चों का जो विभत्स तरीके से हत्या की गई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों का गुस्सा उस समय दिखाई दिया था। और इसके बाद ये पता चल गया था कि अगला चरण जो होना ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हमास ने की है उसको इजराइल कभी भी आगे दोहराने की स्थिति में हमास को नहीं छोड़ेगा, और न ही अमेरिका छोड़ेगा, और उसी तरह की चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो वही है कि हटने का कारण क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बातचीत की प्रगति के कारण हमले किया है। वह हमास को गाजा के बंधकों को रिहा करने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें पता है कि हमास फिर से हथियारबंद हो रहा है और एक नए हमले की योजना बना रहा है। और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को कहा कि अब से इजराइल बढ़ती सैन्य ताकत के साथ हमास पे हमला करेगा, और कहना है कि अब आग बरसेगा और उसी के दौरान जो है हमास से वार्ता की जाएगी। यानी कि अब जो लोग बचे हैं उनको लेकर, हालांकि जो मरे लोग हैं उनके लेकर भी इजराइल चिंतित है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि वह शक्ति को बनाए रखने की पूरी तरह से वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं। हालांकि जो हमास समर्थक है उनका मानना है कि इजराइल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन में युद्ध विराम के दूसरे चरण में जाना ही नहीं चाहता है, और हमास का कहना है कि दूसरे चरण में जारी रहना चाहिए और शुरू से जैसा सहमत हुआ उस पर चलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप छोटे छोटे बच्चों की लाश और उस विवश तरीके से जांच में पता चले, तो उसके बाद आप सब चीज रेशनल तरीके से नहीं सोच सकते हैं, और वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो वही इसका कारण है। अब इसमें ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा है, तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में जैसे युद्ध विराम का श्रेय लिया था, लेकिन उसके बाद वे इससे नाराज नजर आ रहे थे। क्यों नजर आ रहे थे? जब वो लोग वापस लौट रहे थे बंधक, उनकी स्थिति को देख के, और इंतहा तब हो गई जब उन बच्चों की लाश देखा गया। और चलो ठीक है, मरे होते तो जिस तरीके से मारा गया कि उनका गला दबा के मारा गया है, ये विभत्सता अगर कोई संगठन करता है और किसी भी तरीके से करता है, तो निश्चित रूप से वो कोई भी देश उसको, सभ्य देश उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने बंधकों को तुरंत रिहा नहीं कर रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जैसा उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि वो इजराइल के लिए फैसला लेने को मुक्त कर देंगे, और यहां तक कि कई सारे ऐसे बड़े और घातक बम जो कि पूरे गाजा को मिट्टी में अभी भी मिला है, लेकिन उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए जो इजराइल ने बिडेन प्रशासन को पैसा भी दे रखा था, जो सप्लाई नहीं हुई थी, ट्रंप ने वो सारे कुछ सप्लाई भी कर दी है। तो इसके बावजूद भी हमास छोड़ने को राजी नहीं हुआ। उसको लगा कि संभवतः बातचीत बन जाएगी और सहयोगी देश उसको समर्थन कर देंगे और चीजें अपने पहले में रहेंगी, क्योंकि उनके पास जो कुछ बचे कुचे बंधक या उनकी लाश है वही उनकी सिक्योरिटी आप कह सकते हो, या इंश्योरेंस क्लेम के रूप में उनके पास है। अदरवाइज इजराइल
और अमेरिका दोनों उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो वैसे भी अब हमें लग रहा है कि दोनों उनको छोड़ने की स्थिति में नहीं है। और ट्रंप प्रशासन ने कहा कि हमले से पहले उनसे परामर्श किया गया था और उसने इजराइल के निर्णय का समर्थन किया है। यानी ट्रंप से प्रशासन से बेंजामिन नेतन्याहू प्रशासन पूछा था और उसके समर्थन से ही ये हमला हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी प्रस्ताव किया था कि जो 20 लाख लोग वहां पे है फिलिस्तीनी, वो वहां से दूसरे देशों में चले जाएं और वहां पे रिवेरा बनाया जाएगा। और इसको आप कह सकते हो कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी समर्थन दिया था। हालांकि कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। देखिए, मैं जब 7 अक्टूबर 2023 की घटना हुई थी, उसके बाद मैंने जब क्लास लिया था तब भी मैंने ये बता दिया था कि ये घटना ऐसी है कि इसमें जो हमास सब कुछ वैसा पहले जैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा विभत्स तरीके से अंजाम देना, लोगों को मरना, लेकिन जिस विभत्स तरीके से और जिस तरीके से उसको अंजाम दिया गया था, इजराइल एक तरह से इजराइल के लिए होलोकास्ट के बाद, जर्मन होलोकास्ट के बाद वो सबसे घातक हमला था। और उस हमले को वो पुनः जो है उसका खतरा इजराइल नहीं ले सकता है। इसके लिए वो हमास को जब तक पूरी तरह से नेस्तनाबूद या अनआर्म नहीं कर लेगा या सुनिश्चित नहीं कर लेगा, तब तक वो ऐसा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। और वही स्थिति धीरे धीरे हो रही है। और जब बंधक आते गए, उनकी स्थिति देखा गया, तब तो जो है वो कहते हैं ना कि खतरा जो है उसके ऊपर चला गया है और अब वहां पे स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो रही है। प्रतिक्रिया देखा जाए अन्य देशों की, यानी जो हमास समर्थक देशों की है, तुर्की का कहना है कि यह नरसंहार है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाए। भाई, क्या निर्णायक रुख अपनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति में है ही नहीं कि वह किसी के बारे में बोल सके। क्योंकि अगर यही तुर्की इसी तरह का नरसंहार के लिए अगर 7 अक्टूबर के विरुद्ध वो राय रखता, या यही जो मिस्र कह रहा है, कतर कह रहे हैं, मुस्लिम देश, उनके द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाया गया था 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद, अगर वो 15 महीने था, अगर वो बंधकों को रिहा करवा देते, सकुशल रिहाई करवा देते, तो संभवतः उनकी बात अंतर्राष्ट्रीय भी समझता। जब सब कुछ तबाही हो गया है, फिर यहाँ तो माइट इज राइट, जो ताकतवर है वो काम करेगा। आतंकवादी जब इसी उद्देश्य से चल रहे हैं, तो आतंकवादियों को खत्म करने वाला जो देश है वो भी उसके पास माइट एंड राइट है। जाओ रोक लो, अमेरिका को रोक सकते हो रोक लो, ईरान रोक सके तो रोक ले, उसके खिलाफ भी खतरा चल रहा है क्योंकि अमेरिका हुतियों पर कार्रवाई कर ही रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके विरुद्ध जो कारण है वो मैंने बताई भी दिया, लिखा भी हुआ है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। वैसे हम संक्षिप्त में बता देते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को भोर में, अर्ली मॉर्निंग जो है, इजराइल द्वारा, हमास द्वारा जो है गाजा से करीब हजारों की संख्या में 5-6 हजार रॉकेट मिसाइल जो है इजराइल पर लॉन्च किया गया था। 1200 से मतलब 2-2.5 हजार की संख्या में उसके जो है सिक्योरिटी जाल को काट के अंदर घुसे। वहां से लगभग 250 से ज्यादा लोगों को वो बंधक बना लाए, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, और 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसको कई सारे लोगों को तो बेभत्स तरीके से मारा गया था। उसके बाद इजराइल द्वारा 8 अक्टूबर के बाद से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है गाजा में, और उसने एक तरह से गाजा को दुनिया का सबसे बड़ा खंडहर बना दिया है। इसमें भी जो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है, लगभग 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें इजराइल का मानना है कि लगभग 20,000 के आसपास हमास का कैडर भी है। तो ये अब तक की स्थिति रही है, और इसने कहीं ना कहीं मध्य पूर्व में लेबनान के खिलाफ युद्ध भी शुरू हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध हुआ है, हूती की तरफ चल रहा है, और पूरे मध्य पूर्व को एक तरह से बॉइलिंग, या आप बॉइलिंग भी नहीं कर सकते, बारूद के ढेर पर बैठाए रखे हुए है। और अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है निर्णायक चरण में चल रही है। देखा जाए आगे क्या होता है। शांति बनी रहे तो ठीक है, लेकिन वही है कि शांति के लिए दोनों तरह की प्रक्रियाएं होनी चाहिए, न कि एक तरफा होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला समाचार है वो है इकोनॉमिक इशू से, और ये द इंडियन एक्सप्रेस में दामोदरम जी हैं, वो बड़ा अच्छा लिखते हैं एग्रीकल्चर वाले पहलू को लेकर, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर वाले पहलू को। उनका एक्सप्लेनेशन है, उसमें ये बात है कि अमेरिकी कृषि सहायता प्रणाली, यानी अमेरिका अपने किसानों को कैसे सहायता देता है, वह भारत के लिए एक चिंता कैसे है, यानी भारत अमेरिका जो वार्ता हो रही है, व्यापार वार्ता, उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। वो सहायता प्रणाली भारत और अमेरिका के इंडिविजुअल किसानों को बहुत ज़्यादा बेमेल बना देते हैं, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं सेंसिटिव इशू हो जाता है। कि एक कह सकते हो कि एक पसना, और बहुत एक कहावत है कि कोई एक छोटा सा है, मतलब कोई मतलब इसमें माइक्रोग्राम और किलोग्राम का जो है अंतर आ जाता है। और इस तरह से जो है उनकी बराबरी करने की जो वार्ता चल रही है, जो अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजारों को खुले,
निश्चित रूप से ये एक बड़ा रुकावट हो सकता है। इसलिए आइए जरा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आंकड़े बता रहे हैं वो बताया गया था कि 18.2 लाख कृषक परिवार थे, यानी ऑन एवरेज लगभग 90 लाख किसान हैं वहां पे, पूरा परिवार लेके 18 लाख किसान काम कर रहे हैं, यानी लगभग 90 लाख लोग जो है वहां पे कृषि में कृषि और उससे जुड़े हुए परिवारों को ले लिया जाए तो उससे जुड़े हैं। जबकि भारत में 9.33 करोड़ परिवार, यानी आंकड़ा के रूप में वैसे देखा जाए तो हमारी करीब 46% से ज्यादा वर्ग कृषि और उससे जुड़ी है, यानी कि ये संख्या लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंचता है जो भारत में है। लेकिन परिवार के रूप में भी देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री किसान निधि का आंकड़ा है 11.1 करोड़ है, 11 करोड़ 10 लाख है, तो उतने किसान तो हैं। 19 का आंकड़ा तो बता रहा है 9 करोड़ 31 लाख है। यानी एक तरफ जो है 18 लाख किसान परिवार है, दूसरी तरफ 11 करोड़ किसान परिवार है भारत में। और इनके बीच में जो है कहीं ना कहीं भारत की कृषि को किसानों के संदर्भ में देखा जाए उनकी बहुत कम संख्या के बावजूद अमेरिकी किसान, अब देखिए अमेरिकी जो किसान है उनकी प्रति व्यक्ति घरेलू आय $97,984 है, यानी कि अमेरिका के जो आम औसत प्रति व्यक्ति आय है $80,860 उससे ज्यादा है। यानी कि अमेरिकी जो नागरिक हैं उनसे ज्यादा अमीर, औसत अमेरिकी नागरिक से ज्यादा अमीर जो है वहां के किसान हैं। भारत में यही स्थिति उल्टी हो जाती है, जो प्रति व्यक्ति आय है हमारी उससे ज्यादा हमारे किसानों की आय है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि संख्या भी बहुत कम है, दूसरे इनकी आर्थिक हैसियत औसत से बेहतर है। भारत के किसानों की आर्थिक हैसियत औसत से खराब स्थिति में है। अब अगर हम देखें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, उसमें एग्रीकल्चर एक पूरा मुद्दा है। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि अगर हमारे एग्रीकल्चर इनपुट पे लगाएंगे तो वो लगाएंगे, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनपुट और इस पे लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे बहुत ज्यादा हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर चीजें नहीं लाते हैं। उसका ओवरऑल जहां पे हमें लाभ हो रहा है निर्यात पे, उस पे प्रभाव पड़ सकता है। और एक उनके जो वित्त सचिव हैं, जैसे हमारे यहाँ आप वित्त मंत्री कह सकते हैं, वित्त क्या बल्कि वाणिज्य सचिव जो हमारे यहाँ वाणिज्य मंत्री हैं उनके समकक्ष हैं, उनका इंटरव्यू था इंडिया टुडे में। तो उन्होंने कहा था कि देखिए भारत का ये कहना कि कृषि हमारे व्यापार पे नहीं, टेबल पे नहीं हो सकता है, कृषि पर भी बात की जाएगी और इसे भी खोलने की बात की जाएगी। कहीं ना कहीं अमेरिका दबाव बना रहा है भारतीय बाजार को अमेरिकी कृषि प्रणाली के लिए खोलने को। और ये अंतर आप देख रहे हैं, संख्या में भी बहुत कम है, हमारे यहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा है, और उनकी किसानों की हैसियत आर्थिक रूप से बहुत अच्छी है, हमारे किसानों की स्थिति जो है बहुत खराब है। और उसमें कहीं ना कहीं योगदान जो होता है, एक तो चलो उनके छोटे किसान हैं, ज्यादा जमीन है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन अमेरिका की कृषि सहायता प्रणाली का भी काफी योगदान होता है। देखिए जैसे भारत में क्या है, भारत में कृषि सहायता किस तरह से दी जाती है, अगर इसको समझें तो पहले तो कृषि इनपुट को सब्सिडी देके कम कर दिया जाता है। जैसे उर्वरक सब्सिडी दे दी जाती है, बीज सब्सिडी दी जाती है, वाटर सब्सिडी, वाटर जो है बिजली सब्सिडी दे दी जाती है। तो इस तरह से वो सस्ता हो जाता है, जिसके कारण उत्पादन का खर्चा कम आता है। दूसरा क्या किया जाता है कि पब्लिक प्रोक्योर सिस्टम या एमएसपी प्रणाली के तहत पब्लिक प्रोक्योर सिस्टम को तहत जो है किसानों की खरीद की जाती है। तो ये दो तरह की सहायता दी जाती है। इसके विपरीत, यानी ये इस तरह की सहायता वहां पे नहीं दी जाती। अमेरिका में किस तरह सहायता दी जाती है, वो सीधे किसानों को डायरेक्ट सहायता देते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किसान योजना है, किसान सम्मान निधि, इस तरह की सहायता वो देते हैं, लेकिन वो एक प्लान्ड वे में होता है। जैसे मध्य प्रदेश का एक भावांतर स्कीम था, यानी एमएसपी के लिए जो तय है, मान लिया 1,000 रुपए किलो, 1,000 रुपए क्विंटल एमएसपी तय है, और किसी किसान को 800 मिलता है तो वो 200 रुपए सीधे उसके खाते में चले जाते थे, जो है मार्केट में उससे सीधे उसको खाते में चले जाते थे। तो इसी तरह की कुछ योजनाएं अमेरिका में है, जिसमें दो तरह से कहते हैं वित्तीय सहायता के। एक है मूल्य हानि कवरेज, यानी प्राइस लॉस कवरेज, यानी किसानों को जिस मूल्य पे वो उनको एक तरह से तय किया जाता था, आईआरसी तय होता है, उससे अगर कम पे जाता है तो वो उनको डायरेक्ट सहायता दी जाती है। दूसरा है कृषि जोखिम कवरेज, ये हमारी जो एमएसपी प्रणाली है इसके तहत है, और इसके तहत जो है इन दोनों के तहत 22 फसलों को वहां पे ये सब चीज दिया जाता है, और उद्देश्य है कि किसानों को कम कीमत या राजस्व की कमी से बचाना होता है। और
बाकी उनका जो पीएलसी है तब भुगतान शुरू होता है जब किसी की गई वस्तु का औसत बाजार मूल्य उनके प्रभावी संदर्भ मूल्य या ईआरपी से नीचे गिर जाता है। वहीं कृषि जोखिम कवरेज भारत में विभिन्न फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ चलता है। हालांकि अंतर यह है कि भारत में एमएसपी के लिए सरकार खरीद करती है, सरकार खरीदेगी, उसमें खरीदने पर खर्च आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे आता है, स्टोरेज पे आता है। अमेरिका ये सब नहीं करता, जो भी रहता है उसको सीधे सीधे किसानों के खाते में दे दिया जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो भारत में गेहूं का जो एमएसपी है और अमेरिका में जो यहाँ पर जो पीएलसी है उसमें सस्ता है। अमेरिका सस्ते रुपए करीब 1700-1800 रुपए क्विंटल का खर्च आ रहा है, जबकि भारत में 2400-2500 रुपए है। तो ये चीजें दिखाई दे सकती है कि भारत में महंगी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर और स्केल ऑफ इकोनॉमी पर वहां पे खर्चा किया जाता है, उसके कारण वो उनको फायदा होता है। कितना कितना हाँ, साथ ही साथ इसमें डेयरी किसानों के लिए भी डीएमसी है, डेयरी मार्जिन कवरेज है, जिसमें अगर दूध की कीमत उनके खेत पर उनकी दूध की कीमत जो आनी चाहिए फार्म गेट बोला जाता है वहां पे कम होता है, या इनपुट कास्ट बढ़ती है तो उनके लिए भी वहां पे सीधे सहायता किसानों को मिलती है। तो ये चीजें हैं जो किसानों को सहायता देती है। कितनी मात्रा में सहायता दी जाती है तो देखिए ऑन एवरेज आंकड़ा जो बताता है हर साल अमेरिका अपने किसानों के लिए जो केंद्रीय सरकार के द्वारा 9.3 अरब डॉलर से लेके 45.6 अरब डॉलर के बीच का हिसाब दिया जाता है, इतना जो है सहायता दी जाती है। 9.6 से लेके हाल फिलहाल क्या देखा जाए तो अभी इस साल ही लगभग 45 अरब डॉलर के आसपास की सहायता है। अमेरिका की एक संस्था है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कार्यालय या जीईओ, उसका रिपोर्ट है जो दिसंबर 2024 की इसने रिपोर्ट दी थी। इसमें यह बताया गया था कि 2019 से लेके 2023 यानी 5 वर्षों में कृषि उत्पादों पर कुल वित्तीय सहायता जो दी गई थी वो लगभग 161 अरब डॉलर बताई गई थी। यानी 5 सालों में अमेरिका ने 161 अरब डॉलर दिया, यानी आप मान लीजिए कि 32 जो है अरब डॉलर का जो है इसका 32.2 अरब डॉलर का सहायता प्रतिवर्ष के औसत से जो है अमेरिकी किसानों को दिया जाता है। और अब देखा जाए ये मिलता कितने हैं, 10 लाख किसानों को मिलता है। 18 लाख किसान परिवार है जिसमें से 10 लाख किसानों को दिया गया था, बाकी को लाभ मिल गया होगा मार्केट से। और ये प्रति कृषि उत्पाद जो है 37,782 अरब डॉलर पड़ता है, यानी लगभग 26-27 लाख रुपए के आसपास जो है ये सहायता पड़ता है प्रति किसान परिवार। ये याद रखिएगा, प्रति किसान परिवार 30,000 या 27,000 डॉलर पड़ता है। और वैसे 161 अरब डॉलर 5 साल में दिया गया, यानी एक साल में 32 अरब डॉलर के आसपास दिया गया। भारत के लिए क्या इसका सहायता या मायने रखता है? अब भारत में देखा जाए तो भारत में किसानों की सहायता एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाती है, जिसमें 63,500 करोड़ रुपए परिव्यय रखा गया है 2024-25 के लिए, है ना। उसमें 11.1 करोड़ किसानों को यानी 6,000 रुपए साल का दिया जाता है। बाकी उर्वरक की सब्सिडी है, फसल ऋण पे सब्सिडी है, बीमा है, और जो राज्यों द्वारा बिजली आदि पर छूट दी जाती है, एमएसपी पे जो खरीदारी की जाती है, जब ओवरऑल इसको मिलाते हैं ओवरऑल यानी उस पे ऊपर का किसान सम्मान निधि और बाकी जो सब्सिडी के रूप में दी जाती है खाद्य और फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में, वो सब मिलके लगभग 5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है, जिसको आप अगर आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो वो 57.5 अरब डॉलर हो जाता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो भारत अपने किसानों को अमेरिकी सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से ज्यादा देता है। अमेरिकी सरकार की औसत सब्सिडी आती है 32.5 जो है अरब डॉलर के आसपास, भारत में आ रही है 57.5 अरब डॉलर के आसपास। तो लगेगा कि नहीं, भारत ज्यादा सब्सिडी दे रहा अपने किसानों को, लेकिन जब इन्हीं को हम प्रति व्यक्ति के आधार पे हम कर दे, देखा जाए जब इसको प्रति व्यक्ति कर दे तो 32.2 का आता है 26.8 लाख रुपए। यानी अमेरिका अपने किसानों को ऑन एवरेज 26 लाख 26.5 लाख रुपए का सहायता देता है। और भारत का आता है, अगर ओवरऑल मिलाएंगे, एक तो सम्मान निधि तो जो 6,000 का डालता है, और ओवरऑल अगर 5 लाख से भी 11 करोड़ को भाग देंगे तो लगभग 40-45 हजार रुपए आता है प्रति किसान परिवार। सरकार और राज्य सरकारों की ओवरऑल सब्सिडी जाता है। तो सोचिए, एक किसान परिवार वो है जिसे सरकार की तरफ से 45,000 की सहायता जा रही है, और एक किसान परिवार वो है जिसे कि सरकार की तरफ से 27 लाख की जो है सहायता जा रही है। और बाकी देखा जाए तो किसान में, और एक वो किसान है जिसको औसत से ज्यादा आय हो रही है उस देश में, यानी अमेरिकी किसानों की आय औसत से ज्यादा। अगर ये जो जितनी इनकी सब्सिडी जा रही है इतनी हमारी प्रति व्यक्ति आय हो जाए, हमने जो है जो 47 तक रख रखा है उसमें भी इसका आधा ही होगा, तब भी हम विकसित देशों के श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो ये अंतर है। इसके अंतर के कारण क्या आएगा
जब हम व्यापार वार्ता करेंगे तो निश्चित रूप से अगर हम अपने बाजार को खोलेंगे तो एक तरफ एक किसान है जो गरीब भी है, जो 45,000 की मात्र सहायता पाता है साल का औसत, और एक तरफ एक किसान है जो औसत से अमीर भी है और उसके बावजूद भी उसकी सरकारें उसको 27-28 लाख की सहायता देती हैं, तो निश्चित रूप से उसके कीमत को हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संभवतः डब्ल्यूटीओ में विकसित और विकासशील देशों के बीच में डिफरेंशियल बिहेवियर किया गया था ताकि वो अपने आप को बचा सके, और ये महत्वपूर्ण है, इसको हमें बचाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसलिए जब भी मैं आप देखते होंगे अपने व्यापार वार्ता तो मैं कहता हूं कि किसानों को बचाने की जरूरत है, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा आज का ये डिटेल शेड्यूल पूरा होता है। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे भी रहेंगे, हमारे पीडीएफ में भी रहते हैं, जहां जाके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, जो है कमेंट्स करिए, शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।